कहानी है एक राज्य और वहाँ के राजा की। राज्य खुशहाल था और राजा दयावान, पर राजा की एक बात जो हर किसी को खौफ का एहसास दिलाती थी, उसकी दी हुई सजा। क्या हुआ? इस आदमी ने क्या अपराध किया है? महाराज, हमने इसे चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे घर में मेरा बेटा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। ये तो तुम्हें चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर तुम मुझसे मदद मांगते तो मैं जरूर मदद करता, पर तुमने गलत रास्ता चुना है और इस राज्य में चोरी की सजा जानते तो हो ना। महाराज, रहम कीजिए महाराज, मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी और चोरी की सजा है पूरे राज्य के बीच 100 कोड़े। कोड़े के निशान तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाएंगे। राजा गुनहगार को जुर्म की सजा देने में कोई रहम नहीं करता था। उसके इसी खौफ के कारण राज्य में लोग अपराध के नाम से भी डरते थे। उस आदमी को राज्य के बीचों बीच कोड़े से मारा जा रहा था। इस कड़वी सजा के बाद तुम्हारी कभी हिम्मत तक नहीं होगी चोरी करने की। सिपाही लगातार कोड़े मार रहे थे। आदमी की सहन शक्ति जवाब दे देती थी और लगभग 50 कोड़ों के बाद उसकी सांसें रुक जाती है। नहीं, आप हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। धीरे धीरे समय बीतता है। राजा की 3 जवान बेटियां थी, अंजलि, सुषमा और सुनैना। राजा भी अब बूढ़ा हो चुका था। कहा है, सुन, कुछ बात है जो बतानी है। बाहर आ बेटा, जल्दी ही सही समय आने वाला है। एक विशाल राक्षस किले से बाहर निकलता है। सही समय, सही समय, सही समय बोल बोल कर आपने मुझे सालों से बंद रखा है पिताजी। बेटा, इतनी सालों तक इंतजार किया है, बस कुछ और साल इंतजार कर ले मेरे बेटे। आखिर और कितना इंतजार करूं पिताजी? मेरे ये हाथ मचल रहे हैं उस राजा को मसलने के लिए। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं उस राजा की हड्डियां अपने हाथ से तोड़ूंगा। आएगा आएगा, जल्दी ही वो दिन आएगा, बस थोड़ा और सब्र कर ले। आज भी हर रात मेरे सपने में वो दिन आता है जब राज्य के लोग मुझे पत्थरों से मार रहे थे। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, सब्र एक बहुत बड़ी चीज है। सही समय का इंतजार कर, तुम नामुमकिन बाजी भी जीत सकते हो। राजा अपनी तीनों बेटियों की शादी कराना चाहता था। राजा की पहली बेटी अंजलि, जिसका शरीर बहुत ताकतवर था। दूसरी बेटी सुषमा की नजर बहुत तेज थी, उनका निशाना कभी नहीं चुकता था। और सुनैना की आवाज बहुत अच्छी थी, जिनका संगीत हर किसी को सुकून देता था। मंत्री जी, सभी को संदेश दे दीजिए, मैं अपनी बेटियों का विवाह एक साथ करना चाहता हूँ। राजकुमार ढूंढना शुरू कर दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं सभी राज्यों में संदेश भेज दूंगा। शादी के लिए राजकुमार ढूंढे जा रहे थे, पर तीनों राजकुमारियों को कोई राजकुमार पसंद नहीं आ रहे थे। मुझे नहीं लगता कि पिताजी मेरे लिए कोई अच्छा राजकुमार ढूंढ सकते हैं। मुझे ही विवाह के लिए एक अच्छा राजकुमार ढूंढना होगा। राजकुमारी जंगल में घूम रही थी, तभी अचानक उनके सामने एक शेर आता है। शेर, भागो! राजकुमारी तेजी से भागती है और भागते हुए किसी से टकरा जाती है। अरे, आप कौन हो? मैं हूँ हरीश, दूर के राज्य का राजकुमार। यहाँ आपसे मिलने आया था। आप जो भी हो, पहले यहाँ से भागने का सोचो, क्योंकि मेरे पीछे एक शेर पड़ा है। तभी वो शेर वहाँ पर आ जाता है। राजकुमारी,
हमारे पीछे रहिएगा, इसे हम रोकते हैं। राजकुमार अपनी तलवार निकाल शेर का सामना करते हैं। शेर राजकुमार की बहादुरी देख वहां से भाग जाता है। भाग गया? वो शेर भाग गया? भाग नहीं गया, हमने उसे भगा दिया। वैसे आप डरते हुए बहुत अच्छी लग रही थी। नहीं नहीं, हम डरे नहीं थे। शायद आपको पता नहीं कि हमारी भुजाओं में बहुत ताकत है। वो तो हमने किसी जीवित प्राणी पर वार न करने की कसम खाई है। अच्छा, झूठ बोल लेती हो आप? नहीं, ये सच है। वैसे मानना पड़ेगा, आप बहुत बहादुर हो। राजकुमारी अपने राज्य चली जाती है और राजकुमार भी अपने राज्य चले जाते हैं। शाबाश मेरे लाल, मेरे बेटे शाबाश, गर्व है मुझे तुझ पर। आशीर्वाद दीजिए पिताजी, जंग जीत के आया हूँ। राजकुमारी अंजलि के आंखों में मैंने प्यार की झलक देखी है। शाबाश, किसी तरह तू राजकुमारी को अपने काबू में कर ले। उसके बाद देखता हूँ तू उस राजा को कौन बचा सकता है। पिताजी, पर आपने कभी बताया क्यों नहीं कि आखिर आप उस राजा से इतनी नफरत क्यों करते हो? आखिर नफरत हो ही क्यों ना, उस राजा के कारण ही मैंने अपने जान से भी प्यारे अपने छोटे भाई कालिया को खोया है। उसी ने मेरे भाई की जान ली है। पर क्यों पिताजी? बताता हूँ बेटे, मैं तुझे पूरी कहानी बताता हूँ। रानी ने 3 बेटियों को जन्म दिया था, पर जन्म के कुछ समय बाद ही रानी की मृत्यु हो गई। पर राजा की पहली बेटी हाथ पैर से अपाहिज थी, दूसरी बेटी अंधी और तीसरी बेटी बोल नहीं सकती थी। ऊपर वाले ने मेरे साथ कैसा खेल खेला मंत्री जी। मुझे 3 बेटियां दी, पर एक बोल नहीं सकती, एक देख नहीं सकती और एक अपने हाथ पैरों का उपयोग भी नहीं कर सकती। मेरे पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है महाराज। पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। दुनिया के हर वैद्य के पास जाऊंगा और अपनी बेटियों का इलाज करवाऊंगा। पर मेरे आपसे सिर्फ एक ही विनती है। बोलिए महाराज, क्या हुक्म है? आप ये बात किसी को मत बताइएगा कि राजकुमारियां अपनी किसी खूबी से अनजान है। समझ गया महाराज। राजा जगह जगह जाकर बड़े बड़े वैद्य से मिलते हैं, बड़ी से बड़ी जड़ी बूटियां अपने बेटियों को पिलाते हैं। 2 साल बीत जाते हैं, पर राजा को संतुष्टि नहीं मिलती। न जाने कितने वैद्य से मिला, कितनी जड़ी बूटियां बनाई, पर कोई असर नहीं हुआ। शायद मेरी बेटियां कभी ठीक नहीं होंगी। अरे वाह, क्या नजारा है। राजा इस हालत में कैसे आ गया? कौन है? कौन मेरी बातें छुप छुप कर सुन रहा है? कालिया राजा के सामने आता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारी 3 बेटियों ठीक हो सकती है और उनकी खूबियाँ भी बढ़ जाएंगी, पर मेरा क्या फायदा? कालिया वैद्य, तुम तो उस डाकू कालू के छोटे भाई हो। हाँ, बिल्कुल सही। मेरे बारे में जानते हो तो इतना भी पता होगा कि मेरी गिनती दुनिया के बड़े वादों में होती है। सही कह रहे हो, पर तुम अपने वरदान का गलत उपयोग करते हो। मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? मेरी इस खूबी को वरदान का नाम मत दो राजा। अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो चलता हूं मैं। नहीं नहीं, रुको, तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। कालिया की दी हुई जड़ी बूटियां अपना असर तेजी से करती है और तीनों राजकुमारियां ठीक हो जाती है। मेरे भाई कालिया ने राजा की मदद की और राजकुमारियां ठीक हो गई, साथ ही उनकी खूबियां भी बढ़ गई। फिर क्या हुआ पिताजी? पता नहीं। फिर उसके बाद राजा को क्या हो गया जो उस
ने मेरे प्यारे भाई को मुझसे छीन लिया, हमेशा के लिए बंद कर दी उसकी सांसें। पिताजी, मेरा ये आपसे वादा है, मैं अपने चाचा का बदला जरूर लूंगा। क्या हुआ दीदी अंजलि, आप आज बहुत चुप हो, सब ठीक तो है ना? आज तो आप जंगल में गई थी, वहाँ पर कुछ हुआ क्या? हाँ, वहाँ पर मुझ पर एक शेर ने हमला कर दिया था, फिर एक राजकुमार आया और उसने मुझे शेर से बचाया। क्या कुछ भी बोल रही हो आप? ये किस प्रकार की कहानी है? अरे कहानी नहीं, सच है, मैं सच बोल रही हूँ। ओह अच्छा, तो आपकी जान बचाने के लिए वो राजकुमार शेर से लड़ पड़ा। कैसा मजाक है ये? तुम दोनों मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो? कैसे माने? आखिर इसमें मानने लायक है ही क्या? अभी तुम बोलोगे कि हमारे महल में डाकुओं ने हमला कर दिया है। तभी एक सिपाही भागते हुए वहाँ पर आता है। राजकुमारियाँ, आप लोग कहीं छुप जाइए, महल पर अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया है। और बोलो, उल्टी सीधी बातें सच हो गई ना? आप लोग खड़ी क्यों हैं? जल्दी कहीं छुप जाइए। छुप जाए? ऐसे कायर नहीं है हम बहनें डाकुओं का सामना एक साथ करेंगे। तीनों बहनें एक साथ डाकुओं की सेना पर हमला बोल देती है। सुनैना डाकुओं का ध्यान भटका रही थी और अंजलि अपने भुजाओं की ताकत से डाकुओं को मार रही थी। इन डाकुओं को मारने से कुछ नहीं होगा, हमें सीधा डाकुओं के सरदार पर वार करना होगा। ये डाकू भेड़िया की तरह होते हैं, अगर इन्हें रोकना है तो उनके सरदार पर वार करना होगा। मुझे लगता है कि वो पिताजी के लिए यहाँ आए हैं। डाकुओं का सरदार जरूर पिताजी से युद्ध लड़ रहा होगा। सुनैना सही कह रही है, पिताजी के पास चलो। मंत्री जी, इन डाकुओं ने तो अचानक हमला कर हमें संकट में डाल दिया। महाराज, मेरी मानो तो भाग चलो। इन डाकुओं का गुस्सा देखकर मेरी तो धड़कनें तेज हो गई हैं। सच बताऊं तो डर लग रहा है। ये मजाक का समय नहीं है, अपनी तलवार निकालिए और मेरे साथ मेरे पीछे चलिए। एक साथ मिल डाकुओं को हरा देंगे। माफ करना, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं तो भाग रहा हूँ। मंत्री डरकर वहाँ से भाग जाता है। ये मंत्री तो डरपोक निकला। मैं तो इसे अपना अच्छा दोस्त मानता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे संकट की घड़ी में छोड़ ये भाग जाएगा। तभी वहाँ डाकुओं का सरदार आता है। क्या कोई पहरेदार नहीं? लगता है कि सब आपको छोड़कर भाग गए। आपकी सेना से ज्यादा वफादार तो मेरी सेना है। मेरी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। राजा और डाकुओं के सरदार के बीच तलवारबाजी होती है। तभी राजा की तीनों बेटियां वहां आ जाती है। हमें पिताजी की मदद करनी होगी। राजकुमारी अंजलि राजा के साथ मिलकर डाकुओं के सरदार का सामना कर रही थी। डाकुओं का सरदार हार जाता है। अंजलि डाकुओं के सरदार पर आखिरी वार करने वाली थी, पर हरीश उनका वार रोक देते हैं। हरीश, क्या ये सच में आप हैं? आइए पिताजी। क्या आप डाकुओं के सरदार के बेटे हो? इसका मतलब आपने मुझे से झूठ बोला था। हा, बोला था क्यों? पिताजी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपने बाप से ही पूछ लो। अगर इन्होंने मेरे चाचा को नहीं मारा होता तो इस दुश्मनी की शुरुआत होती ही नहीं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। हाँ, पिताजी ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये झूठ है। मैंने तुम्हारे भाई कालिया को नहीं मारा। बस राजा, बहुत झूठ बोल लिया आपने। मुझे पता है आपने ही मेरे भाई को मारा है। मारते समय उसने खुद आपका नाम लिया था।
नहीं नहीं, झूठ है। किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रची है, झूठ है ये। डाकुओं का सरदार राजा पर हमला करने जाता है, पर हरीश उसे रोक देते हैं। आप नहीं पिताजी, आपकी तरफ से मैं लड़ूंगा। और पिताजी की तरफ से मैं। मुझे अपने पिता पर पूरा यकीन है। अंजलि और हरीश के बीच तलवारबाजी का एक भयानक युद्ध होता है। दोनों में से कोई हार नहीं मान रहा था। ये क्या? कुछ समय पहले जिन दो लोगों के बीच एक प्यार जन्म ले रहा था, आज वो दोनों ही एक दूसरे को मारना चाहते हैं। तभी वहाँ राज्य के मंत्री हंसते हुए आते हैं। क्या चाल थी, मेरे सारे दुश्मन एक साथ यहाँ पर आ गए। मंत्री धोखेबाज, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था? राजा, मंत्री चोर सिपाही, चोर और डाकू भाई भाई। मंत्री ने बुलाया अपना सुरमा, बनाया सबका चूरमा। डाकू की दुश्मनी राजा से और हुई दो प्रेमियों के बीच लड़ाई। ये मंत्री पागल हो गया है क्या? बीच में मत टोको बेटा, सही समय आ गया। एक साथ सभी लोग यहाँ खड़े हैं, सामने आ जा। मंत्री के बुलाने पर वहाँ एक विशाल राक्षस प्रकट होता है। ये क्या, एक राक्षस? इसका क्या काम? पिताजी, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं अभी कितना खुश हूँ। आखिर मैंने इस दिन का कितने समय से इंतजार किया है। पिताजी, कहीं ये तुम्हारा बेटा निखिल तो नहीं है? पर निखिल तो एक लड़का था। वो एक राक्षस में कैसे बदल गया? और निखिल तो सालों पहले मर चुका है। नहीं, बच गया था मैं अभी भी जिंदा हूँ, एक नए शरीर के साथ। कुछ साल पहले निखिल मंत्री का बेटा था, पर निखिल एक अपराधी था। उसने राज्य में कई सारी चोरियां की थी और राज्य के एक व्यापारी के पैसों के लिए हत्या भी की थी। महाराज, ये निखिल है, मंत्री जी का बेटा, पर ये एक अपराधी है। राज्य के कई घरों में इसने चोरी की है। ये सब ये पैसे के लिए करता है। इसे पैसे के लिए राज्य के एक व्यापारी की हत्या का काम दिया गया, तो इसने वो भी कर दिया। महाराज, मुझे लगता है कि मंत्री जी इसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, इसलिए ये नौजवान अपराध के राह पर चल पड़ा और हत्या जैसे पाप भी करने में इसे कोई पछतावा नहीं हुआ। निखिल, आप राज्य के मंत्री के बेटे हैं, इसलिए हम आपको अपनी सफाई में बोलने की अनुमति देते हैं। बोलिए, क्या आपने ये सब किसी के कहने पर किया है? हाँ, मुझे ये सब करने को कहा गया था। मेरे ये हाथ मुझसे ये सब करवाते हैं। मेरे ये हाथ खुद जुर्म कर मुझे फंसा देते हैं। अगर आपको सजा देना ही है तो मेरे इन हाथों को दीजिए। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मंत्री जी, क्या आपको कुछ पता है? नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। ये नालायक जब भी पूछो सिर्फ यही बात बोलता है। नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए, आप तो मेरा साथ दीजिए। मेरे ये हाथ मेरी मर्जी के खिलाफ खुद अपराध करते हैं। महाराज, मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कहीं मुझे देख आप इस पर रहम न करें। मंत्री जी वहाँ से चले जाते हैं। अपराध तो अपराध होता है, भले ही आप मंत्री जी के बेटे हैं, पर आपने अपराध किया है, इसकी सजा तो आपको देनी ही होगी। सजा दो, पर मुझे नहीं, मेरे इन हाथों को दो। आपकी सजा ये है कि आपने जिनके भी घर बर्बाद किए हैं, उस घर के सभी लोग आपको पत्थर से मारे। मेरे बेटे, तुझे क्या हो गया? आ गए आप, देखकर खुशी तो हो ही रही होगी आपको मुझे इस हालत में देखकर। गौर से देखिए कि आपके कलेजों के टुकड़े के साथ इन गांव वालों ने क्या किया। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल।
उस राजा की दी हुई सजा ये थी कि मुझे पत्थरों से मारा जाए। शायद उस राजा को पता नहीं है कि हम अपराधियों को भी दर्द होता है। चिंता मत कर बेटे, हम उस राजा को असली दर्द का एहसास जरूर देंगे। नहीं, उसका शरीर अब ठीक नहीं हो सकता। वो भी गया तो उसके हाथ पैर काम नहीं करेंगे। उसके घाव गहरे हैं। कुछ तो होगी जो तू कर सके। एक तरीका है, हमें उसकी आत्मा को इस मूर्ति में डालना होगा। इससे उसे एक शरीर भी मिल जाएगा और वो पहले से ताकतवर भी हो जाएगा, मगर इसमें समय लगेगा। कितना समय लगेगा? उस लड़की की आत्मा का मूर्ति में पूरी तरह से जाने और मूर्ति के शरीर पर काबू पाने में सालों लग सकते हैं। मगर इस बीच अगर तुझे ही कुछ हो जाए तो? उसकी चिंता मत करो। एक बार ये प्रक्रिया शुरू हो जाए फिर सारी चीजें अपने आप काम करेगी। मेरा होना जरूरी नहीं है। अगर कालिया ने तेरी मदद की थी तो उसे क्यों मारा? कालिया मच्छर की तरह मेरा खून चूसने लगा। वो लगातार मुझसे पैसे मांग रहा था और मना करने पर यह बात राजा को बताने की धमकी दे रहा था, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया। गद्दार, तूने अपने मकसद के लिए मुझे फंसाया। सच बता, तूने ही कालिया को मेरे पास भेजा था ना? हाँ, और उसे मारते समय मैंने उसके सामने आपका नाम लिया था। सुना डाकुओं के सरदार जी, आपने सुना, ये आपका इस्तेमाल कर रहा था। और आपका क्या? ये गद्दार सालों से साजिश रच रहा था और आपको भनक तक नहीं हुआ। बहुत हुई आपसे दुश्मनी। हमें इस राक्षस को एक साथ मिलकर हराना होगा, तभी से वो हारेगा। ये काम किसी एक इंसान के बस का नहीं है। अंजलि, हरीश, सुषमा, कालू और राजा सभी एक साथ राक्षस पर हमला करते हैं। इस राक्षस पर तो मामूली वारों का कोई असर नहीं हो रहा है। राक्षस सभी पर अकेले भारी पड़ रहा था। राक्षस अंजलि पर हमला करने जाता है। अंजलि को बचाने सुषमा और सुनैना राक्षस के सामने आ जाती है। ये क्या है? राक्षस रुक क्यों गया? क्या हुआ बेटा? रुक क्यों गया? खत्म कर दे तीनों बहनों को एक साथ। नहीं पिताजी, मैं इन पर हमला नहीं कर सकता। पर क्यों? मार दे सभी को। इस राक्षस को हो क्या गया है? ये अचानक रुक क्यों गया? बचपन में जब सभी राजकुमारियां छोटी थी, उनका ख्याल निखिल ही रखता था। ये सभी उसकी छोटी बहन हैं। ये उन पर हमला नहीं कर सकता। रुक मत बेटा, और आगे बढ़। निखिल भैया, क्या सच में ये आप हो? मुझे पूरा यकीन है, भले ही आपका शरीर राक्षस का है, पर आप अभी भी अंदर से हमारे वही निखिल भैया हो। क्या आप सच में उन बहनों को मारोगे जिनकी रक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते थे? आपको याद है जब हमारे महल में एक सांप घुस आया था? उस सांप से आपने मेरी जान बचाई थी, पर उस सांप ने आपको काट लिया था। याद है, और ये भी याद है कि उस दिन के बाद लगातार 3 दिनों तक तुम तीनों ने मेरी देखभाल की थी। बेटे, तुझसे नहीं होगा, मुझे ही करना होगा। मंत्री तलवार से सुनैना पर हमला करने वाला था, पर कालू उसे बचाकर मंत्री को हरा देता है। अरे नहीं, अब तो वो राक्षस गुस्से में किसी को नहीं छोड़ेगा। नहीं, अब मैं किसी पर हमला नहीं करूंगा। इस नफरत में कुछ नहीं रखा। मुझे मेरी बहनें मिल गई, अब मैं सिर्फ उनकी रक्षा करूंगा। मैंने भी आज एक सीख सीखा है, हर किसी को सुधारने का मौका देना चाहिए। मैं पागल सोचता था कि अगर कड़ी सजा दी जाए तो अपराधी जल्दी सुधरेंगे, पर अपराधी ऐसे नहीं सुधरते। हाँ पिताजी, लोगों को प्यार से समझाना चाहिए, डरा या धमका के नहीं। आपकी गलती के कारण आपके इतने दुश्मन हैं,
लोग तब सुधरते हैं जब उन्हें प्यार से समझाया जाए। उन पर जुल्म करने से वो आपसे नफरत करेंगे। अंजलि का विवाह हरीश से होता है। राज्य के अपराधियों को सुधारा जा रहा था, उनके दिल को चोट को ठीक किया जा रहा था और उस राज्य का सेनापति एक बड़ा भाई राक्षस